हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार राजपूत और ओमेगा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम रोटेशनल डायनामिक्स यानी रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने थोड़ा देख लिया है रिजिड बॉडी क्या होती है, टॉर्क क्या होता है, कपल क्या होता है। उसके बाद में रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी और एक पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोटेशनल डायनामिक्स का, रोटेशनल मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, थ्योरम पढ़ने से पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, हमने जब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा था पिछले वीडियो में, तब हमें एक क्वांटिटी मिली थी। देखो, काइनेटिक एनर्जी हमें ऐसी मिली थी, ई रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट ये समेशन था, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, एम आई आर आई स्क्वायर और बाहर था ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एम आई मतलब पार्टिकल्स के जो मासेस रहते हैं वो एम आई, और आर आई स्क्वायर मतलब पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये जो समेशन है, ये समेशन को बोलते हैं डिस्क्रीट समेशन। कौन सा समेशन बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट समेशन। इसी की जगह पे हमने क्या पुट किया था? आई पुट किया था। मतलब आई की जगह पे हम ऐसे लिख सकते थे, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। और इसी टर्म को हम क्या बोलते थे? इसी टर्म को हम बोलते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था? यही। और इसी से हमने क्या निकाला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन। ठीक है, तो लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना होता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब बॉडी का जो मास है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? डिस्क्रीट होगा। अभी डिस्क्रीट का मीनिंग क्या है? समझो ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये उसमें से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने पास किया है, जिसके अब और बॉडी क्या करेगी? रोटेशन परफॉर्म करेगी। इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है, अगर वो पार्टिकल्स, मान लो एक पार्टिकल इधर है, दूसरा पार्टिकल इधर है, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा, ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करके है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ मास इधर है, बाकी फिर इधर खाली है, कुछ पार्टिकल सेम है, कुछ मास इधर है, कुछ मास इधर है, ये बीच की जगह क्या है? खाली है। तो ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है। मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो है डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब क्या? डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं कहीं पे मास है बॉडी के अंदर, कहीं कहीं पे मास नहीं है। मतलब कहीं कहीं पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है, मान लो कोई सॉलिड स्फीयर है आपके पास, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के, वो एकदम क्या होते हैं? एक दूसरे को चिपक के ऐसे होते हैं। मतलब कुछ डिस्टेंस नहीं होता है दोनों के अंदर, कुछ हवा के लिए जगह नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे बॉडी में क्या होता है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? कंटिन्यूअस होता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अलग से फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। अभी डीएम क्या होता है? डीएम होता है, एक हम क्या कंसिडर करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ये पूरी बॉडी है जिसके अंदर मास अभी पूरा भरा पड़ा है, डायरेक्ट पूरा ये क्या है? पूरा सॉलिड है, इसमें मास पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? एक छोटा सा मास एलिमेंट कंसिडर करते हैं। एक छोटा सा मास एलिमेंट कंसिडर करते हैं और उस एलिमेंट का मास होता है डीएम। उस एलिमेंट का मास क्या होता है? डीएम। ठीक है, और यही वाले फॉर्मूले से एम आई की जगह पे क्या आ जाता है? डीएम आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? आर आई स्क्वायर। आर आई स्क्वायर की जगह पे क्या लगाते हैं हम? आर। अभी ये आर क्या होता है? हम क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी के अंदर एक मास कंसिडर करते हैं, एक एलिमेंट मास का, जिसको बोलते हैं डीएम, और उस डीएम का
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या होता है, आर होता है। और वैसे केस में जब अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होगा तो उस केस में हम इंटीग्रेशन यूज करके उसके अंदर क्या करते हैं, आर स्क्वायर dm। तो डिस्क्रीट जब होगा इसको बोलते हैं डिस्क्रीट समेशन, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट समेशन। जब पार्टिकल्स के जो मास है या फिर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रह रहे हैं, मतलब क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, तभी डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। लेकिन जब मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, दो पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब सारा मास जो है वो कैसा फैला हुआ है, कंटिन्यूअस फैला हुआ है, तो उस हिस्से में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो डिस्क्रीट के लिए समेशन होता है और कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, क्या नया फॉर्मूला बनता है फिर, I इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी। dm मतलब क्या, एक छोटा सा बॉडी का एलिमेंट जिसका मास होता है dm, और r स्क्वायर मतलब क्या, उस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ गया तो आपको ये जो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आराम से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ते हैं। दोस्तों ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज क्यों होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो थ्योरम यूज होगा, दो तरह के थ्योरम से, एक है पैरेलल एक्सिस, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस। आज हम सिर्फ पैरेलल एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्यों यूज होता है, ये किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहाँ पे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप बॉडी के अंदर का एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो ठीक है, हमें अगर कोई बॉडी दी है और उस बॉडी के अंदर हमने कोई भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे जिसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होता है वो मैं लिखता हूँ और लिखने के बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये बोलता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर रिजिड बॉडी भी बोल सकते हैं, लेकिन बुक में ऑब्जेक्ट दिया है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस is equal to the sum of its moment of inertia about an axis parallel to given axis, passing through center of mass, and product of mass of body and square of the distance between the two पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये पढ़ते वक्त आपको बहुत ही बड़ा लगेगा और समझेगा भी। ठीक है, अगर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तो भी आपको नहीं समझेगा। हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। चलो मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो इस रिजिड बॉडी के अंदर क्या बोला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस। आप इस बॉडी में से, इस ऑब्जेक्ट में से किसी भी पॉइंट में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इधर एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ जिसका नाम है O। मैं उस O पॉइंट में से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर देता हूँ। ठीक है, तो
मुझे क्या करना है, अभी इस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना है। कौन से एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, तो इस ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो वो कैसे आएगी, किस फॉर्मूले से आएंगी, तो उसके लिए उन्होंने बोला है इज इक्वल टू द सम। सम मतलब आपको मालूम है एडिशन। अभी एडिशन करने के लिए दो चीजें लगेगी, ठीक है, तो दो चीज में से पहली चीज कौन सी है? सम ऑफ, पहली चीज है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। हम क्या करेंगे, पहली चीज क्या निकालेंगे, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, लेकिन कौन से एक्सिस के अबाउट? वो दिया है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस। मतलब ये जो एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये पैरेलल एक्सिस जो हमने इसको पैरेलल एक्सिस से जो निकाला है वो एक्सिस और कैसा होना चाहिए, और वो एक्सिस कैसा होना चाहिए, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। मतलब ये जो एक्सिस जो हमने पैरेलल एक्सिस ड्रॉ किया, ये पैरेलल एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। समेशन में से जो पहली क्वांटिटी है वो होगी, समेशन सम करने के लिए जो पहली क्वांटिटी लगती है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है प्रोडक्ट। दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। किसका किसका मल्टीप्लीकेशन, मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, चलो वो मान लेता हूं मैं, कितना है, h है, तो इस h का स्क्वायर, इस h का स्क्वायर। ठीक है, अभी भी आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं। चलो मान लेते हैं कि इस O पॉइंट में से जो पास हुआ है एक्सिस, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस ऑब्जेक्ट का अबाउट कौन से एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो किस पॉइंट में से पास हो रहा है, O पॉइंट में से। तो चलो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं, लेकिन अब ऐसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऐसे एक्सिस कि जो एक्सिस किस पॉइंट में से पास हो रहा है, O पॉइंट में से, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम बोल देते हैं IO। ठीक है, और ये जो दूसरा एक्सिस हमने निकाला है, जो दूसरे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा उसको मैं बोल देता हूँ IC। ठीक है, मतलब IO क्या है, IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट विच एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। ठीक है, IC क्या है, IC इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, बट अभी एक्सिस कौन सा, बट अभी एक्सिस है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला एक्सिस कैसा है, इस एक्सिस को पैरेलल है। दोनों एक्सिस पैरेलल है, इसकी वजह से इसको नाम क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब IO वैल्यू निकालना है, तो IO इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस। एनी एक्सिस कौन सा है, ये वाला, इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू द सम, करेक्ट है, किसका किसका, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कौन से एक्सिस के अबाउट, अभी ऐसा एक्सिस अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू गिवन एक्सिस, एक गिवन एक्सिस को पैरेलल वाला एक एक्सिस, ठीक है, और पैरेलल वाला होके भी और किससे पास होना चाहिए वो एक्सिस ने, सेंटर ऑफ मास में से। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस, इसको जो पैरेलल एक्सिस है ये वाला, और किस में से पास होने वाला है, सेंटर ऑफ मास में से। इसके अबाउट इसी ऑब्जेक्ट की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, IC से, IC। ठीक है, एक क्वांटिटी हो गई, ठीक है, एंड दूसरी क्वांटिटी के लिए क्या है, एंड क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन है, किसका किसका, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट का मास मान लेते हैं m, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, एंड स्क्वायर किसका स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, h, उसका स्क्वायर।
तो ये वाली टर्म क्या होगी इसकी बनेगी। ये वाला फॉर्मूला किसका बनेगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का। अब ये बन गया, ये थ्योरम लिख दिया, लेकिन थ्योरम कब होगा, कब हम उसको मानेंगे, जब इसका क्या होगा, कुछ तो हमारे पास प्रूफ होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस थ्योरम को प्रूव करना है। इस थ्योरम को हमें क्या करना है, अभी प्रूव करना है। तो इसको अभी क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। जो बुक्स में हमें नोटेशन दिए है वो यूज किया है मैंने। ये डी है NCO, ठीक है। ये जो एक्सिस है इसका नाम है MOP। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम डिनोट करेंगे IO से। दूसरा एक्सिस है ACB, जो ऐसा एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और इस एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC, ठीक है। तो और क्या क्या है इसमें, MH। H क्या है, इन दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें जो दिख रहा है डायग्राम में वो हम क्या करते हैं, सब लिख लेते हैं। तो पहली स्टेप हम प्रूफ में लिखेंगे इसके, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, या फिर कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M एज शोन इन द फिगर। सिंपल है पहला स्टेटमेंट। क्या है, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, कैपिटल M जितना है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। let IO be the moment of inertia of the object, moment of inertia of the object about an axis passing through point O, about an axis passing through point O, या फिर about an axis, डायरेक्ट एक्सिस का नाम लिख दो MOP। दूसरा, and IC is equal to moment of inertia of the object, moment of inertia of the object about an axis, कौन सा, ACB मतलब कौन सा एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, और इस एक्सिस को क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लेट, फिर से H इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, इन दोनों एक्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, H जितना है। चलो इतना सा हमने लिख लिया है। अभी क्या करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे। अभी इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा थे, ठीक है। तो उस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेके आएंगे, ठीक है। हमें अभी ध्यान देना, कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला जाता है कि एक हमें एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है, मास एलिमेंट, जिसका मास होता है dm। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बॉडी के अंदर, इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम क्या है, d, इस पॉइंट पे एक मास एलिमेंट कंसीडर करेंगे जिसका मास कितना होगा, dm जितना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, कंसीडर अ स्मॉल मास एलिमेंट dm at point D inside the object, क्या किया हमने, एक मास एलिमेंट कंसीडर किया, कौन से पॉइंट पे, D पॉइंट पे, और उस मास एलिमेंट का नाम या उस मास एलिमेंट का मास कितना है, dm है। कंसीडर अ स्मॉल मास एलिमेंट dm at point D inside the object, ठीक है। अभी जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करते हैं, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अभी देखो, इस एक्सिस से इस मास एलिमेंट का, इस एक्सिस से इस मास एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, OD जितना। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, उसका स्क्वायर, OD स्क्वायर इनटू dm, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू r स्क्वायर dm। तो r मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इस dm का, कहां से, जिस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस से। तो dm का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, OD, करेक्ट है। तो अभी हमने और क्या किया, देखो पहले डायरेक्ट इतना लिखने से अच्छा है हम क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ dn परपेंडिकुलर टू, ये जो OC है उसको एक्सटेंड कर देंगे, OC एक्सटेंडेड, ठीक है। उसके बाद में वो लिख देंगे ज्वाइन CD, ये तो कंस्ट्रक्शन वाला किस्सा है, ज्वाइन CD, करेक्ट है, इतना कंस्ट्रक्शन।
तो अभी देखो ये परपेंडिकुलर है इसलिए कितना हो गया 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री में हो गया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी को कैसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन ओडी स्क्वायर, ये जो ओडी स्क्वायर है इसको मैं कैसे लिखता हूँ ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर डी एन। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन वापस इसको देखो ओ एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ एन को ओ सी प्लस सी एन, ओ सी प्लस सी एन ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा किस में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में इनटू डी एन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है, समझ में आ जाना चाहिए अभी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ क्या है पहला आईसी, आईसी मतलब क्या, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस कैसा होना चाहिए पैरेलल, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, और कहां से पास होना चाहिए, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये हो गई सम की पहली टर्म। दूसरी क्या है, दूसरी टर्म है एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। उसके लिए हमने क्या किया, एक बॉडी कंसीडर की, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जिसका मास m है, आईओ हमें निकालना है, आईओ क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एमओपी, आईसी क्या है, उसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एसीपी। ठीक है, एच क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद में हमने डायग्राम कंप्लीट कर ली और कंस्ट्रक्शन लिखा, एक डीएन परपेंडिकुलर पुट किया हमने, ओसी को एक्सटेंड करके सीडी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में एक डीएम कंसीडर किया एलिमेंट जिसका मास है डीएम, कौन से पॉइंट पे है, डी पे है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। और उसके बाद में जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है वो हमने यूज किया है। ठीक है, और उसके बाद में पाइथागोरस लगा के कर दिया। अभी मैं थोड़ा ऊपर वाला रफ करने वाला हूँ। ठीक है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ तक। अभी हम करते हैं आगे, देखो क्या हो जाएगा। इसको जब लगाएंगे, ये ब्रैकेट का स्क्वायर अभी क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेंगे इसमें। ये आईओ है, तो देखो क्या हो जाएगा, आईओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओसी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2oc इंटू सी एन, 2oc इंटू सी एन, ये हो गया a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा dm। ठीक है, अभी देखो क्या किया, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर अगर टर्म किधर मिला, cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर अगर मिला तो देखो मिला cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर। वापस इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो cn स्क्वायर प्लस dn स्क्वायर इज इक्वल टू dc स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ओc स्क्वायर प्लस इन दोनों को रिप्लेस करके dc स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओc मतलब क्या है h, 2 टाइम्स h इंटू cn, ये रहा cn, cn की जगह पे कुछ नहीं है पुट करने के लिए, 2cn इंटू बाहर dm। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूं, अभी सेपरेट इंटीग्रेशन लगा देता हूं। अभी सेपरेट इंटीग्रेशन लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन OC स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन DC स्क्वायर dm प्लस इंटीग्रेशन 2hcn इंटू dm। ठीक है, अभी हमें ये मालूम है I इज इक्वल टू आर स्क्वायर dm। ठीक है, r मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट dm फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ठीक से देखो, IO इज इक्वल टू OC स्क्वायर dm, OC स्क्वायर dm OC प्लस सी OC स्क्वायर dm। अभी देखो ये OC स्क्वायर मतलब क्या है, h का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं h स्क्वायर dm प्लस dc स्क्वायर, ऐसे ही रखता हूँ इसको, dc स्क्वायर dm प्लस ये 2h बाहर आ जाएगा,
CNDM। ठीक है, अभी देखो ये दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है, अभी कांस्टेंट है, तो h स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मैं h स्क्वायर बाहर ले लेता हूं, इधर हो जाएगा dm प्लस dc स्क्वायर dm में ये वाला फॉर्मूला लगाओ। r स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट dm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। dc स्क्वायर देखो, ये dc स्क्वायर मतलब इस एक्सिस से इस dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए अगर a वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम बोलेंगे IC। तो इंटीग्रेशन dc स्क्वायर dm को ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या लिख सकते हैं, IC लिख सकते हैं, क्योंकि dc क्या है, कौन से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाला। इसको अगर r बोल दिया तो r स्क्वायर dm मतलब क्या, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए मैं लिख देता हूं IC प्लस, ये अभी ठीक से देखो 2h इंटू इंटीग्रेशन cn dm क्या होता है, ये cn मतलब ये वाला, ठीक है। ये जो n पॉइंट है, ये n पॉइंट किस लाइन पे है, सेंटर ऑफ मास वाले लाइन पे है, ठीक है। अभी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास वाला जो नॉलेज है वो पढ़ो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाला नॉलेज क्या होता है कि पूरा का पूरा मास जो होता है वो किस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, जो पूरा का पूरा मास होता है वो सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट होने के लिए एन पॉइंट पे कुछ मास नहीं है, एन पॉइंट पे कुछ मास होता नहीं है। तो जब Cn इंटू डीएम करेंगे तो कुछ मास है ही नहीं, तो मास के लिए, और इंटीग्रेशन तुम विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो, डीएम। अगर मास प्रेजेंट ही नहीं है तो इंटीग्रेशन डीएम कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2h इंटू इंटीग्रेशन Cn dm में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। Cn n पॉइंट है, n पॉइंट पे मास नहीं रहता है, n पॉइंट पे मास नहीं रहता है, तो n पॉइंट पे मास नहीं है तो विथ रिस्पेक्ट टू डीएम मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू मास ही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मास है ही नहीं, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। h स्क्वायर, अभी ये डीएम इंटीग्रेशन, अभी h स्क्वायर मतलब सेंटर ऑफ मास और इसके बीच का, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे आना है हमें सेंटर ऑफ मास पे, तो छोटे से डीएम मतलब क्या, छोटा सा मास, छोटे से मास का इंटीग्रेशन, छोटे से मास का इंटीग्रेशन मतलब पूरा मास। तो पूरा मास कितना है बॉडी का, m जितना, ठीक है, प्लस IC प्लस 0। तो इसको ठीक से लिख दूंगा तो IO इज इक्वल टू आ जाएगा IC प्लस MH स्क्वायर, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो देखो यही निकालना था, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, क्या कैसा एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस and passing through center of mass and the product of mass of the object and square of the distance between two parallel axes। ये था हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और इसमें कौन सा नॉलेज हमें चाहिए, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला हमें समझ में आना चाहिए। अगर ये दो चीजें हमें समझ में आ गई तो हम इस फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, या तो पैरेलल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम हमेशा आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सीरियसली लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।